नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सबसे पहली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, बिहार में प्रचार की जंग तेज और तीखी होती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला किया है। नड्डा ने कांग्रेस को देशद्रोही ठहरा दिया। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को अपवित्र करार देते हुए नड्डा ने टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र कर दिया। बिहार में सियासी रण में नेता हुंकार भर रहे हैं। अभी प्रचार का आगाज ही हुआ है, लेकिन सियासी लड़ाई हर दिन के साथ तीखी होती जा रही है। हमले सीधे और तिल मिलाने वाले होने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल रखी है। नागरिकता कानून पर फिर से तेजी के साथ काम करने के बयान के एक दिन बाद उन्होंने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला। नड्डा ने सीधे सीधे कांग्रेस को देश विरोधी ठहरा दिया और आरजेडी, कांग्रेस और माले के गठबंधन को अपवित्र करार दिया। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के सहयोगी संगठन आरजेडी को भी नड्डा ने नहीं बख्शा। टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि तेजस्वी को नहीं पता कि आरजेडी को हाईजैक कर लिया गया है। नाड़ी का नरसंहार याद है ना? आपको याद है कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। हाईजैक 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। इसलिए आरजेडी है कहां? पाकिस्तान की तारीफ करके शशि थरूर जैसे नेता कांग्रेस को मुश्किल में डाल चुके हैं और अब बिहार में चुनावी घमासान में नड्डा ने कांग्रेस को सीधे देशद्रोही कहकर जता दिया कि बिहार के चुनावी मैदान में ये तो अभी शुरुआत है। आरा से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बिहार में चुनावी गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच आज तक ने बिहार के चुनाव पर सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल किया है, जिसमें कैसे बन रहा है बिहार में चुनावी समीकरण। आइए देखते हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए। हमको तो जो दिखता है कि अब आगे और क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। नीतीश कुमार बिहार को नए सपने दिखा रहे हैं और नए सपनों के लिए फिर से मौका मांग रहे हैं। CSDS लोकनीति के ओपिनियन पोल ने बताया है नीतीश कुमार को बिहार एक मौका और देने वाला है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। तेजस्वी के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं। 6 दलों वाले गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट GDSF को 7% वोट मिल सकते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। सभी योजनाओं को, की नीतियों को, यानी चुनावी रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। उन्हें अभी कोई खतरा नहीं है। एनडीए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। ओपिनियन पोल के वोट शेयर को सीटों में बदलकर देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में एनडीए को 133 से 143 सीट मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी बहुमत के आंकड़े तक आराम से नीतीश पहुंच जाएंगे।
तेजस्वी के महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। चिराग की एलजेपी 2 से 6 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन इस ओपिनियन पोल से दूसरे बड़े संकेत भी मिल रहे हैं। ये संकेत नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। वो सत्ता में तो वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। 2015 में 80% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे। 2020 के इस ओपिनियन पोल में यह आंकड़ा गिरकर 52% हो गया है। 2015 में सिर्फ 18% लोग ही नीतीश सरकार से नाखुश थे। 2020 के ओपिनियन पोल में नीतीश से नाखुश लोगों का प्रतिशत 44 हो गया। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ यही चुनौती नहीं है, तेजस्वी भी एक चुनौती है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है तो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 है। उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। एसडीएस लोकनीति के ओपिनियन पोल में लोगों ने विकास और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। 29% लोग विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। 20% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। महंगाई, गरीबी और शिक्षा नेताओं के एजेंडे में हो ना हो, जनता के एजेंडे में है। इसमें बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तेजस्वी 10 लाख युवाओं को सरकार में आते ही नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये बिहार को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा है, इसलिए नीतीश भी जवाब दे रहे हैं। हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख रोजगार। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहाँ नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहाँ से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा? कहाँ से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलने से आएगा। बेरोजगारी का मुद्दा कहीं हावी न हो जाए, नीतीश कुमार को इस बात का डर है, इसलिए वो इस मुद्दे की हवा निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव पर सीधे हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और बिहार में सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे तेजस्वी यादव पर एक रैली के दौरान विकलांग युवक ने चप्पल फेंक दी। उनकी रैली के बाद हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी ऐसी भीड़ जुटी कि कोरोना के सारे नियम कायदे कानून हवा हो गए। बिहार में वोटरों को लुभाने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस कोशिश में कई बार उनको अप्रिय हालात का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ औरंगाबाद में हुआ। मंच पर बैठे तेजस्वी पर एक विकलांग युवक ने एक नहीं 2-2 बार चप्पल फेंकी। पहले वार में चप्पल निशाने पर नहीं लगी तो युवक ने दूसरी चप्पल उछाल दी जो तेजस्वी के हाथ पर लगी। बिहार में चुनाव प्रचार के और भी अजीब रंग देखने को मिल रहे हैं। पटना के मनेर में तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को भीड़ ने घेर लिया। महज हेलीकॉप्टर की एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू होते दिखे। इस दौरान कहीं कोरोना का डर नहीं दिखा और ना ही कोई एहतियात। सैकड़ों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। खुद तेजस्वी को मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच सियासी मुद्दों और विरोधियों पर वार के बीच आज से बिहार में प्रचार और जोर पकड़ेगा। आज भी नए वादों और ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है। आज कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। एलजेपी भी अपना विजन पत्र लेकर सामने आएगी। इसमें महिला सुरक्षा और समान काम समान वेतन जैसी बातें हो सकती हैं। प्रचार के मोर्चे पर भी आज दिग्गज मैदान में होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जमुई, भोजपुर, पालीगंज में रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की रैलियां बेतिया और मोतिहारी में होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ भी बाढ़, नोखा, औरंगाबाद में वोटरों से रूबरू होंगे। इसी हफ्ते पीएम मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी घमासान में उतरेंगे। आज तक ब्यूरो।
बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाल ली है। योगी बिहार में चुनावी एजेंडे में राम मंदिर को भी ले आए, तो वहीं बंगाल में जेपी नड्डा ने सीएए लागू करने पर जो बयान दिया, उसकी चिंगारियां भी लगातार दिखाई दे रही हैं। योगी का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। योगी ने मंच संभाला तो राम के नाम से शुरुआत की। योगी भीड़ की नब्ज पकड़ चुके थे। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। कैमूर के रामगढ़ मैदान में श्री राम के नाम का उद्घोष हो रहा था। साफ संकेत है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। और जो हमारा वायदा था, कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन की तस्वीर न मजदूर भूले हैं और न विपक्ष। बीजेपी जानती है, यही वजह है कि योगी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए याद दिलाया कि यूपी के हाईवे पर भूखे प्यासे चल रहे मजदूरों का सरकार ने बहुत ख्याल रखा था। हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने योगी के चुनावी मैदान में उतरने पर चुटकी ली। कहा, नीतीश पर भरोसा नहीं रहा क्या? धर्म की राजनीति की जगह रोजगार पर बात क्यों नहीं होती? पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? योगी ने बिहार चुनाव में अपनी पहली ही रैली में राम की चुनावी एंट्री करा दी, तो पड़ोस के बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए का जिन्न बाहर निकाल लिया। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई। कोरोना के कारण खुद दुविधा में है। दुविधा इसलिए कि आसाम को हम क्या कहेंगे और बंगाल को क्या कहेंगे। आसाम में ये नागरिक कानून की खिलाफत है, आप जानते हैं। एनआरसी की चलते आसाम में आज जवाबदेही की स्थिति में आप नहीं रहे। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया। अब सवाल उठता है कि बिहार चुनाव में योगी का राम मंदिर का जिक्र और बंगाल में जेपी नड्डा का सीएए वाला बयान संयोग है या फिर प्रयोग? और अगर ये प्रयोग है तो क्या हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की रणनीति बाकी सबके चुनावी प्लान पर भारी पड़ेगी? आरजेडी नई सोच के साथ आगे बढ़ने का वादा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार की जनता को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिला रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा उठाना एक रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी के मुस्लिम यादव गठजोड़ में सेंध लगाने की इसे रणनीति बताई जा रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने चीनी सैनिक को लौटा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ये चीनी सैनिक भारत के लद्दाख स्थित डेमचौक इलाके में संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया था। बीती रात चुशूल में इसे लौटा दिया गया है। लौटाए गए चीनी सैनिक का नाम वांग लॉन्ग बताया जा रहा है और भारत ने चुशूल में चीनी सैनिक को लौटाया। और अब खबर आईपीएल से जुड़ी हुई। प्लेऑफ में पहुंचने का पंजाब का सपना अभी जिंदा है। उसे जिंदगी मिली है कल रात दिल्ली में जीत से। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 का स्कोर खड़ा किया था। 165 के लक्ष्य को पंजाब ने 1 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया। दिल्ली वालों का दिल जीत लिया शिखर ने। फिर बल्ले से शतक बरसा दिया शिखर ने। So easy to. But left-handers looking very skillful, very much. Oh, that's. फिर गजब की पारी खेल गए शिखर धवन, वो भी ऐसे वक्त पर जब दूसरे छोर से संकट बढ़ता ही जा रहा था। It is catchable. It surely will be caught, and it is. 25 रन की साझेदारी कर पहले पृथ्वी शॉ चलते बने। We'll let you know. दूसरे छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर टिके तो रहे, लेकिन बल्ले से रन उनके भी नहीं निकले। आखिरकार 14 रन बनाकर उनकी भी विदाई हो गई। फिर लगा कि कोई तो शिखर के साथ टिकेगा, शायद ऋषभ पंत, जो चोट से उबरकर वापसी कर रहे थे, लेकिन क्रीज से उनकी वापसी में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। And that is it, straight to long on. And KL Rahul's gamble with Maxwell has paid off. Rishabh Pant, you can't keep this left-hander down. ऐसे में क्या करते शिखर? अकेले ही लड़ते रहे, जिम्मेदारी निभाते रहे और रन बरसाते रहे। That is some way to go to 5,000 runs in IPL cricket. A splendid performance from Shikhar Dhawan, one of the great entertainers. लेकिन उनके ताकतवर तेवर देखिए कि उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी तक नहीं होने दिया। वो अपने अंदाज में ही खेलते रहे और 57 गेंद में उन्होंने 3 छक्कों और 12 चौकों की मदद से शतक जमा दिया। लगातार दूसरा शतक, एक ऐसा मुकाम जो इससे पहले किसी भी बल्लेबाज को नसीब नहीं हुआ था। उनकी इस आतिशी पारी का ही नतीजा था कि दिल्ली 160 का स्कोर आसानी से पार करने में कामयाब रही। 106 नॉट आउट। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।